हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आप सभी ने मेरी इससे पहले चैप्टर 10 तक की क्लास 6 की वीडियोस को देख लिया होगा। मैं ऐसा आप लोगों से होप रखती हूँ। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 11 और स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रकृति की अमूल्य संपदा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्वेश्चन और पॉइंट हमें दिया हुआ है, श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में जो भी हम श्वास लेते हैं अंदर, उसमें ऑक्सीजन होती है ना। और हमारा शरीर कार्य करने के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको होती है ना। हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एनर्जी हमारी शरीर में होती है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही क्या है, हम उसको अच्छी तरह से क्या है यूटिलाइज कर पाते हैं। और हमारी जो एनर्जी है वो हम उस एनर्जी के साथ में कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, देखो, भोजन, जल और हमारी हवा, तीनों ही हमारे जीने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। पर अगर बात की जाए इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है हमारी ऑक्सीजन। क्योंकि जब तक हम सांस नहीं लेंगे तो हम भोजन और जल का भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो उससे भी पहले हमारी ऑक्सीजन की क्या है, ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें उपस्थित होती हैं, है ना। आपको पता है कि जो हमारी वायु होती है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। और वायु में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, आर्गन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और अन्य गैसें भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि 100% हमारी वायु होती है, तो उसमें 78 वर्ग नाइट्रोजन का है, 21 वर्ग ऑक्सीजन का है, और 1 वर्ग अन्य गैसों जैसे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें कि कोई वर्ग यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है जिसके 100 खाने हैं, तो इस 100 खाने में जो 78 है वो खाली हमारे नाइट्रोजन के हैं, 21 जो खाने हैं वो ऑक्सीजन के हैं, और एक जो वर्ग है वो किस खाने का है, बाकी सभी गैसों का है। ठीक है, आप यहाँ पर इस चित्र की हेल्प से या इस वर्ग की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत गति से चलती है जैसे आंधी के समय, या कभी कभी यह धीमी गति से चलती है जैसे बयार मंद पवन। ठीक है, तो चलती हुई नॉर्मल जो हवा चलती हुई है उसे हम पवन कहेंगे। बहुत तेज गति के साथ चलेगी आंधी कहेंगे, और धीमी धीमी गति से बहेंगी तो उसे बयार या मंद पवन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पवन चक्की और फिरकी से की कार्यप्रणाली समान है। पवन चक्की के पंखों को घुमाती है, और आटे की चक्की कुएं से पानी ऊपर खींचना। विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अनेक पवन चक्की फार्म है। पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। आपको पता ही है कि हमारे जो एनर्जी होती है, या सॉरी, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या है, पवन चक्की का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं। ये पंखे चलते हैं पवन की हेल्प से, और उसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हम आटे की चक्की या कुएँ से पानी खींचने जैसे काम भी हम पवन चक्की की हेल्प से कर सकते हैं। और वो जगह जहाँ पर पवन चक्की फार्म होता है, और वहाँ पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन होती है। ठीक है, तमिलनाडु का मूपंडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क, और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म हैं। देखो, मैं इसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकती हूँ। हो सकता है सीटेट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर दे मैचिंग के रूप में या सही गलत के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में जो पवन चक्की है वो मूपंडल है, राजस्थान के जैसलमेर में है। पवन चक्की कहाँ पर है, राजस्थान के जैसलमेर में है, और महाराष्ट्र में कहाँ है, ब्रह्मवेल पवन चक्की। ठीक है, तो आपको याद रखना, तमिलनाडु मूपंडल, राजस्थान जैसलमेर, और महाराष्ट्र ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म है हमारे देश में। ठीक है। इसके बाद है, वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल भी हमारे लिए अति आवश्यक अमूल्य है। आपको पता ही है कि जब वायु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वायु के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जीवन दायिनी चीज़ हम जिसे कह सकते हैं वो क्या है, जल। ठीक है, तो वो चाहे वो हम मनुष्य हो, चाहे वो हमारे
जीव जंतु हों, सभी के लिए क्या है, जल की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। है ना। नेक्स्ट है, हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए एवं सफाई के लिए। इसे फसलें उगाने और औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकांश जल महासागर और समुद्र में पाया जाता है, परंतु यह जल नमकीन लवणीय होता है। जल घरेलू कृषि अथवा तथा औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु लवण रहित या अलवणीय जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम नदियों या झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। बर्फ की चादर, हिम या भूजल से मृदु अलवणीय जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं में सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, ये बात इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ तो जो पृथ्वी का कितना भाग घिरा हुआ जल से, 2/3 भाग। ठीक है, अगर मान लो पृथ्वी के 3 खाने कर दिए जाएं, ठीक है, 1 2 3, सॉरी 1 2 और ये 3, तो जो सबसे बड़ा पार्ट हो, मतलब 2 जो भाग है ना पृथ्वी के, वो क्या है, हमारी पृथ्वी उस पानी से घिरी हुई है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा भाग हमारी पृथ्वी पर जल है और जो ज़मीन वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है, वो हमारी अर्थ पर कम है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो महासागर समुद्र में जल मिलता है वो नमकीन होता है, जिसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं, इन कामों में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ़ की चादर, हिम नदियों और झीलों में भी पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। जो बर्फ़ की चादर है या भूजल है, मृदु जल है, लवणीय जल है, वो जल मतलब वहाँ से प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। तो जो मृदु जल होता है वो हमारा तालाबों, नदियों, झीलों, कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है बहुत कि जो मृदु जल है वो कहाँ-कहाँ प्राप्त होता है? तालाबों, झीलों, कुओं से प्राप्त होता है, नदियों, कुओं, झीलों से प्राप्त होता है, मतलब ईज़िली वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो आप देखें कि हैंड पंप्स वगैरह होते हैं, हमारे सबमर्सिबल वगैरह होते हैं, आपके घरों में लगे होते हैं, बड़ी-बड़ी टंकियाँ होती हैं। जो मोटर पानी खींचता है टंकी नीचे ज़मीन से, तो वो जो पानी खींचता है वो भूजल वाला पानी ही होता है। तो मोटर वगैरह की हेल्प से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, बट हमें डायरेक्टली यूज़ करना हो, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो नदियों, झीलों और कुओं से ही हम क्या कर सकते हैं, पानी को वहाँ से क्या है, हम खींच सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे और वहाँ से ऐसे वहाँ से खींच लेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारा कि जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन भी जल बचाने में सहायक है। हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा, अपशिष्ट पदार्थ फेंककर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल जब जल स्रोतों से मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित कर देते हैं। यहाँ पर जल प्रदूषण की बात की गई है कि हमें जल का पुनर्चक्रण करना चाहिए, उसे संचयन करना चाहिए, और जो कचरा वगैरह होते हैं हमारे घरों से निकले हुए, उद्योगों से निकले हुए, वो क्या करते हैं, उनके अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना मानव तो करते ही हैं, पर सबसे ज़्यादा सामना होता है फिर जीव जंतुओं को भी वो प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना है उस चीज़ का, किसी भी कि मतलब हम कुछ भी काम अगर कर रहे हैं तो हमें जल प्रदूषित ना हो, उस तरह से हमें चीज़ों को मैनेज करना है, एक सस्टेनेबिलिटी बना करके चलनी है अपने जल के साथ में। ठीक है। इसके बाद आगे है, जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा की जल को बाद में उपयोग करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। यह एक बहुत अच्छा मतलब तरीका है पानी को कंज़र्व करने का, रखने का, और उसे मतलब बिना वेस्ट करे ही अच्छे से यूज़ करने का, है ना। क्या होता है कि कई बार जैसे बारिश पड़ रही होती है तो क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे कुएँ बनवा देते हैं अपने घरों में या घरों के आस-पास या आँगन में, जिससे वहाँ पर जो बारिश का सारा पानी छत पर जो आता है वो इस टंकी के सहारे, सॉरी पाइप के सहारे जाकर के वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट या जाली सम इस तरह के कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि जो साफ़ जल है वो स्टोर होता रहता है, और जब हमें उसे यूज़ करना हो, जब हमारे पानी की ज़रूरत हो या हमारे पास पानी ना हो उस समय, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। वरना जो पानी
बह रहा है वो बहते बहते ज़्यादा सारी फ्लड वगैरह पानी नदियों में जाएगा, पानी बहता रहेगा और सारी जो नदियाँ हैं वो फिल हो जाएंगी, है ना। तो उससे बेहतर है कि हम जल को इसी कुछ ना कुछ तरीके से क्या है कंजर्व कर लें, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं वाव बनाए गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में बावड़ी बनाई गई है। तो देखो यहाँ पर किस तरह से पानी इकट्ठा हो रखा है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं लोगों के लिए कि जिससे वो नीचे इजीली उतर करके पानी को ले सके यहाँ से, है ना। तो इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। उनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों, नदियों से रिसने वाला जल भी संचित होता है। इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढे खाइयों के अंदर की दीवारों पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनी होती हैं कि इसमें इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। तो यहाँ पे देखिए मतलब किस इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि मतलब बारिश का जल तो जो आ रहा है वो तो वहाँ पर इकट्ठा होगा ही, साथ में कि अगर मान लो पास में कहीं कुआं या कोई झील वील बनी हुई है तो वो उसकी गहराई इतनी होती है कि वहाँ से जो पानी रिस के आ रहा है ना, तो वो भी क्या है वहाँ पर स्टोर हो सकता है ना। और ये इतना मतलब अच्छे से बनाया गया होता है कि मतलब किसी को भी अगर वहाँ से पानी लेने हो तो असुविधा ना हो, पूरी सुविधा के साथ उस एरिया को क्या है अच्छे से ईंट पत्थरों से बनाया जाता है कि वो इजीली वहाँ से जल को ला और ले जा सके, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि प्रत्येक 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सभी पौधे और जंतु इस पर निर्भर करते हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अगर सूर्य की ऊर्जा ना हो तो हम तो क्या पौधे और जंतु भी जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। मानव का होना डिपेंड करता है पौधे और जंतुओं पर, ठीक है, और उनका डिपेंड होना करता है सूर्य की ऊर्जा पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सन हम लोगों के लिए मतलब सन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या मतलब हमारे लिए तो एक तरफ सच में ही देवता है, ठीक है। कि सूर्य से हमें एनर्जी मिल रही है, प्लांट्स ग्रो हो रही हैं और उन प्लांट्स को फिर कोई ना कोई एनिमल खाता है, उसे फिर कोई दूसरा एनिमल खाता है। प्लांट्स पर फल लगते हैं, उसे हम लोग खाते हैं, सब्जियां लगती हैं फिर हम खाते हैं। तो देखा, और हमारे कपड़े सूखते हैं, मतलब और तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं खैर, बट सबसे मेन जो हमारा होता है कि जीने के ऊपर वो चीज़ें आती हैं, वो सबसे मेन क्या है कि सूर्य द्वारा प्राप्त जो से ऊर्जा से जो खाना बनता है पेड़ पौधों में और उसका सब यूज़ करते हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है ना। तो पृथ्वी पर मुख्य स्रोत क्या है, सिर्फ ऊर्जा का ओनली है सूर्य, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। इनडायरेक्टली वे में जो ऊर्जा गाय को मिली है वो किससे मिली है, वो सूर्य से मिली है, ना कि घास से मिली है। क्यों, क्योंकि जो घास है वो भी तो सूर्य की ऊर्जा से ही बड़ी हुई है और हरी हुई है, ताज़ी अच्छी हुई है, जिसे गाय खा पा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सूर्य की जो ऊर्जा है वो इनडायरेक्ट वे में किसी भी जीव को या किसी भी मानव को बहुत बहुत लाभ पहुंचाती है, और मतलब उन्हें खाने के लिए या इनडायरेक्टली वे में उन्हीं का वो स्रोत है ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। मुझे नहीं पता आप में से ये लोग कितना मतलब कितने लोग ये काम करते होंगे, बट मैं ये काम डेली करती हूँ और सिर्फ यही वजह है। मेरा उससे कोई मतलब ये वो नहीं है कि हाँ सूर्य मुझे मतलब देवता हैं या सूर्य इस तरह की कुछ मतलब मिथ नहीं है मेरे माइंड में। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सूर्य को जल देने का रीज़न यही है कि वो उन्हीं की वजह से, सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी ऊर्जा है और ऊर्जा की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर मतलब बने हुए हैं। पृथ्वी पर सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, रन कर रही हैं, है ना। तो मैं या ये कह सकते हैं उनको डेली थैंक यू कहने के लिए मैं अपने क्या करती हूँ, डेली सूर्य को जल अर्पित करती हूँ,
ठीक है। और मुझे सच में बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि हाँ, मैं बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ डेली, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को भी यही काम करना चाहिए कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बट हमें उसको थैंक यू कहने के लिए भी हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप एनिमल की हेल्प करो, चाहे आप प्लांट्स ग्रो करो, चाहे आप सूर्य को जल दो, कुछ भी करो आप, मुझे नहीं पता। देखो, अपना अपना अलग अलग सबका तरीका होता है मतलब किसी को भी चीज़ को थैंक यू करने का, बट मुझे लगता है कि नेचर को तो हमें थैंक यू करना ही चाहिए किसी ना किसी वे में ज़रूर। और आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी खुद में फ़ील होगी ना, मतलब शायद आप वो महसूस कर सकते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उसको। तो सूर्य तो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सोलर ऊष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि घरों के ऊपर सौर जल ऊष्मक भी लगे हुए हैं, सोलर पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि इस तरीके से ही फुटपाथ पर जो लाइट्स वगैरह है, सड़कों के किनारे लाइट्स लगी होती हैं, वो सोलर पैनल्स की हेल्प से ही जलती हैं। दिन में वो उनसे चार्ज होती हैं और फिर रात को वो क्या करती है, जलती हैं और अच्छे से क्या करती हैं, वहाँ पर रोशनी को फैला देती हैं। तो देखिए, सूर्य हमारा सिर्फ एक एनर्जी का सोर्स ही नहीं है, हमें अदर एनर्जी भी वो हमारे काम करने के लिए प्रोवाइड हमें करा रहा है, ठीक है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। हम पौधों जीव जंतु दोनों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। देखो, वैसे मैं आपको बताऊँ तो आप लोग अभी मतलब सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत कॉमन बात होगी, ठीक है, आपको पता ही होगा। पर मैंने ये जानबूझ के हाईलाइट किया है, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, कई बार इन लाइन्स से ही क्या होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना? तो एक बार आप उसको रीड कर लोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है, मुझे अच्छे से पता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर हम एक बार उस चीज़ को रीड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जानबूझ करके मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और बस यहाँ पर वही बात बताई हुई है कि इम्पोर्टेंट है सब चीज़ें, हम इनडायरेक्टली वे में सूर्य पर ही डिपेंड हैं, चाहे फिर वो हम जीव जंतुओं को मिल रही हो, चाहे वो पेड़ पौधों को मिल रही हो, है ना। और लास्ट में आके जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत मुख्य सूर्य ही है, ठीक है। नेक्स्ट है वन। वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, सघन है, बिल्कुल घने घने हैं, बड़े बड़े हैं, वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम वन कहेंगे। नेलिकाई कन्नड़ में आंवले के नाम, हाँ, करते हैं, आंवले खट्टा, चलो मतलब ये तो इसकी चित्र की बातें बताई हुई है, यहाँ पे ये कोई खास वो नहीं है इम्पोर्टेंट, मतलब इसके बारे में बताई हुई है, कोई बच्चा इस कहानी को से रिलेट करते हुए उन्होंने कैरेक्टर बना दिया है। पक्षी और कीटों के सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी है, वह उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। काफ़ी पक्षी और कीट हैं जो वन उनके लिए क्या कहते हैं, प्राकृतिक आवास होते हैं, और उनका खाना भी वहाँ से मिलता है और भोजन और घर भी मिलता है। प्राकृतिक आवास का मतलब ये है कि वहाँ पर उन्हें भोजन भी मिले और रहने के लिए जगह भी मिले, ठीक है। और हर कोई जीव एक दूसरे पर डिपेंड करता है कि उनकी जीवी विविधता के ऊपर। मान लो छोटा जीव है, फिर कोई बड़ा जीव है, फिर उससे कोई बड़ा जीव है, तो उनकी डाइवर्सिटी की वजह से, उनकी विविधता की वजह से ही क्या है, वो सीक्वेंस चलता हुआ रहता है, एक दूसरे पर वो डिपेंड रहते हैं। तो और डाइवर्सिटी का होना किसी भी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर सब जगह एक जैसी ही चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। मतलब एक जैसी चीज़ें रहेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ना तो ये इसको खा सकता, ना ये इसको खा सकता, है ना। तो क्या है, सब धीरे धीरे मर जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र, किसी भी वन के लिए क्या है कि जीव विविधता का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस उत्सव के दौरान नए पेड़ और पौधे लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है ना। तो क्या है, देश में हर पूरे देश में क्या होता है, जुलाई के पहले सप्ताह में क्या है, वन दिवस, वन महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है।
मतलब आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि क्या लॉजिक है। मैं बता देती हूँ, वो लॉजिक है मानसून का आना। क्या है? मानसून का आना। जब बारिश, क्योंकि आपको पता है बारिश में क्या होता है, प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो हम वन महोत्सव भी ऐसे ही टाइम पर मनाते हैं कि जब हम प्लांट्स को रोप दें, बो दें बीजों को, पेड़ों को उसमें लगा दें मिट्टी के अंदर। तो क्या होगा कि उनको अच्छी मात्रा में क्या है, बारिश मिलेगा। बारिश की वजह से और बारिश की वजह से पानी मिलने से क्या है, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और वो हरे भरे होंगे। और हरे भरे होकर के क्या है, फिर उनका जो विकास है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि पूरे देश में जुलाई में ही क्या मनाया जाता है, पहले सप्ताह में हमारा वन महोत्सव मनाया जाता है। और नहीं भी हो ऐसा, अगर नहीं भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी किसी को मौका मिले तो प्लांट्स को ज़रूर बोना चाहिए, क्योंकि बिना प्लांट्स के हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि प्लांट्स के नहीं होने से हवा की क्वालिटी कितनी ज़्यादा, AQI कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है, जिसकी वजह, सॉरी, हाई हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मतलब साँस लेने के लिए भी मतलब शुद्ध वायु हमें नहीं मिल पा रही है। तो इन चीज़ों को देखकर ही चाहे मतलब कुछ ना कुछ हमें प्रकृति के लिए करते रहना चाहिए। और हमें यहाँ से ये सीख भी लेनी चाहिए कि अगर प्रकृति में से पेड़-पौधे ख़त्म हो गए ना, तो हमें भी कुछ ख़ास जीने के लिए मिलेगा नहीं। भई ऑक्सीजन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भोजन, जल और ऑक्सीजन में से भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर वो ही नहीं बचेगी तो भोजन और जल का क्या करेंगे हम, है ना? तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के, सड़कें बना के, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना के क्या ही हो जाएगा? हैं, हम फेफड़ों में गंदी हवा लेके घूमते रहेंगे, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आपके पास कम जगह है, ठीक है? कम जगह है, बट वहाँ पर जो अच्छे खासे पेड़ हैं, शुद्ध वायु वहाँ पर आपको मिल रही है ना? अच्छी खासी ऑक्सीजन आपके शरीर में इनटेक हो रही है, बट वहाँ पे उतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं, उतनी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं हैं। ठीक है, काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, सर्वाइव हो जाएगा। पर ऑक्सीजन ही ना हो तो क्या करेंगे? ऐसी बिल्डिंग्स का, सड़कों का, बड़ी-बड़ी रेल्स का, बड़े-बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती हैं और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती रहती हैं। मैं इन चीज़ों के मतलब होना चाहिए, ठीक है, किसी भी देश का विकास होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़रूरी है, पर उस आर्थिक विकास का क्या फ़ायदा जहाँ पर हमें शुद्ध वायु ही ना मिल रही हो, शुद्ध पानी ही ना मिल रहा हो, है ना? तो वो चीज़ें गलत हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग मतलब हुई हुई क्यों ना हो, कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो, हमें प्लांट्स को, अगर हम वहाँ से उन्हें काट रहे हैं ना, तो हमें उसकी जगह नए प्लांट्स भी ज़रूर लगाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मतलब मैं शायद इस चीज़ को आपको समझा भी नहीं सकती कि आप खुद ही इतने समझदार हैं कि आप समझ ही जाएँगे कि प्लांट्स क्या है हम लोगों के लिए। अगर आप सोचो, अगर आप छोटे से एरिया में ही, नोएडा जैसी जगह पर या फिर दिल्ली जैसे एरिया में चले जाओगे, प्लांट्स होने के बाद भी वहाँ पर इतना ज़्यादा AQI मतलब बेकार हो चुका है। तो जब प्लांट्स होंगे ही नहीं तो क्या ही हाल होगा? मतलब आप सोचिए क्या ही हाल होगा ऐसा होने अगर हुआ तो, है ना? तो हमारे लिए प्लांट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ जब भी कभी आपको मौका मिले ना, तो पौधे ज़रूर लगाइए, गमलों में लगाइए, अपनी छत पे लगाइए, अपने घर के पास लगाइए, अपने गाँव में जाकर लगाइए, अपने खेतों में लगाइए, जहाँ भी कहीं आपको जगह मिले। और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसकी प्रॉपर देखभाल भी करनी है, उसको एक मैच्योर पौधा बनने तक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में ही हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ को घेर लिया और उनसे लिपट गईं। ठीक है? मतलब इन महिलाओं ने कितनी ज़्यादा मतलब हिम्मत दिखाई है प्लांट्स के प्रति, पेड़ों के प्रति, कि तुम इसको नहीं काटोगे, है ना? और उनसे जा कर के चिपक गई हैं। आप ये सोचिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी नेचर की किसी भी चीज़ को, चाहे कोई वो जीव हो, चाहे आपका कोई पेट हो, चाहे कोई प्लांट हो, है ना? अगर आप उससे इतना प्यार करेंगे ना, तो आप ऑटोमैटिकली उसको काट ही नहीं पाओगे। आप घर में किसी को कुत्ता पाल लेते हो, कोई बिल्ली पाल लेते हो, कोई कुछ पाल लेता है, आप उससे इतना लगाव रखते हो, तो क्या आप उसे मार सकते हो कभी? कभी नहीं मार सकते। ऐसे ही अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है, तो क्या आप उसे काटोगे? नहीं, आपकी मतलब हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसे ही आपके आस-पास के कुछ प्लांट्स हैं, तो
मतलब ये होना चाहिए कि नहीं भाई, हमारे बच्चे हैं, ये हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, हम इन्हें कैसे काट सकते हैं। हम कुछ और नया तरीका निकालते हैं ना वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए, हम कुछ और नया सोचते हैं, बट उनको कट करना मुझे कोई सही तरीका नहीं लगता है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो गलत है, गवर्नमेंट भी हमारे अच्छे के लिए ही सब कुछ करती है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए सब कुछ करती है, पर क्या ऐसा डेवलपमेंट अच्छा है जहाँ पर प्रकृति को ही नुकसान पहुँचाया जाए, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूँढना चाहिए कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो और सुविधाएँ भी बनी रहे, है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है पौधों की जड़ों सॉरी हुँ। पौधों की जड़ों मृदा को जकड़कर रखती हैं और उनसे बहने से रोकती हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं। इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए किया जाता है ना। पौधे जब बनते हैं, लगते हैं ज़मीन में, तो क्या है कि उनकी जो जड़ें होती हैं जब पूरी धरती में से फैल जाती हैं तो उनसे मिट्टी क्या है, लिपट जाती है, चिपक जाती है, जकड़ जाती है। तो जब पानी आता है ना तो वो उन्हें बहने से क्या है, रोकता है। जो मतलब जो जड़ें मिट्टी होती हैं वो क्या है, पानी को बहने से रोकती हैं, ठीक है। और जो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है, सड़ जाती है, वो क्या करती हैं, मिट्टी को और भी ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जिससे नए पेड़ पौधों को उगने में क्या होती है, हेल्प होती है। इसके बाद है पौधों के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच की जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। कुछ केंचुए भी दिखाई पड़ते हैं। केंचुए मृदा को उलटने पुलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं, है ना। जो मिट्टी होती है जब हम उसको लूजनिंग करते हैं, मतलब उसको ऐसे मिट्टी बीच बीच में हम उसकी खुदाई करते रहते हैं, देखो जैसे ये बच्चा यहाँ पर कर रहा है है ना। तो क्या होता है कि वो सिर्फ उसको न केवल वायु भी नहीं प्रदान करती बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने के लिए और स्पेस प्रोवाइड होता है। और जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी मिट्टी को उलट पुलट करते रहते हैं, और जिससे कि हमारी क्या है, फसल भी अच्छी हो सके, ठीक है। इसके बाद आगे हैं, मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जैसे रेत, कीड़े और कृमि। इसमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। मृदा में देखो बहुत सारी वस्तु होती है, रेत भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, कृमि भी होते हैं, ठीक है। छोटे जीव होते हैं, हम उन्हें जिन्हें हम कई बार इतने छोटे हो कि उन्हें अपनी मतलब खाली आंखों से मतलब नहीं देख सकते, डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब जब कोई जंतु या कोई पौधा मर जाता है या उसका क्षय हो जाता है तो वो भी क्या है, मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और अगर आप अलग अलग जगह की मिट्टियों को देखेंगे तो उनके क्या है, रंगों में भी आपको भिन्नता दिखाई देने के लिए मिलेगी, है ना। वो उनकी जगह और ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से होती है। मृदा का निर्माण लंबे समय, कई हजारों वर्ष में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने तथा कुछ भवनों हेतु ईंट बनाने के लिए अच्छी होती हैं। वनों में अनेक प्रकार की मृदाएं होती हैं। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देती है। तो क्या है कि जो मृदा का निर्माण है लंबे समय यानी कि कई हजार वर्ष पहले हो जाता है, जिसमें सूर्य, जल और सजीव चट्टानों का जो विघटन होता है, ठीक है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती हैं। मृदा का बनना कोई बहुत ही छोटा समय का प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी लंबा समय है। ये काफ़ी लंबा समय है क्योंकि जो प्राकृतिक प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा स्लो ही होता है, और जब बात मिट्टी की आ रही है तो भाई बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर इतना लंबा समय, हजारों, आप समझ सकते हैं, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष मतलब बहुत हजारों वर्ष, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले कि हम तो एग्जिस्ट ना ही करते होंगे धरती पर, या फिर ये कह लो कि डायनासोर्स के समय से भी पहले की बात होंगी जब जा कर के मिट्टी का क्या है कि वहाँ पर बनना शुरू हुआ होगा, तब ये प्रॉपर जो आज हमें मिट्टी देखने को मिलती है, उपजाऊ मिट्टी, वो बन पाई है। या जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है या अंदर की नई नई लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद है अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं जिनका अलग अलग तरह से यूज़ होता है।
वनों में अनेक प्रकार की मृदाएँ होती हैं, जो मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देती है ना? जैव विविधता को कहने का मतलब है कि मान लो कोई एरिया है, उस एरिया में क्या है कि भई कई तरह के पेड़ भी लगे हुए हैं और भई वहाँ पे जानवर भी रह रहे हैं बहुत सारे। तो एक तरह से मृदा वहाँ पर जो भिन्न-भिन्न तरह की प्रजातियाँ हैं, भिन्न-भिन्न तरह के पेड़-पौधे हैं, उनको रहने के लिए स्थान दे रही है, तो वो अपने आप में एक अमूल्य संपदा बन जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट है स्लेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है। लेटेराइट का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्तकुल्हाड़ी और तीर शीर्ष जैसे उपकरण बनाने के लिए किया है। तो देखो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि स्लेट जैसी चट्टान से क्या बनती है, छत बनती है। लेटेराइट का उपयोग मिट्टी के लिए होता है। ग्रेनाइट का उपयोग बलुआ पत्थर और संगमरमर जैसे चट्टानों में महत्वपूर्ण है या उनसे बनाई जाती हैं। और मानव ने हजारों साल पहले ही क्या था, हस्तकुल्हाड़ी और तीर वगैरह इन चट्टानों से क्या है बना लिए थे। देखो जैसे आप भी देख सकते हैं, हस्तकुल्हाड़ी है, पत्थरों से बने तीन शीर्ष है और संगमरमर का यहाँ से चट्टान से क्या है खनन हो रहा है। एल्यूमीनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातु खनिजों से प्राप्त की जाती है। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। चट्टानें और बनी कैसे होती है, खनिज से बनी होती हैं। और खनिज कौन कौन से, जैसे कि एल्यूमिनियम है, सोना, तांबा, लोहे, ठीक है, इनसे बनी हुई रहती हैं और इनका उपयोग हम अलग अलग जगह करते हैं। सामान्य मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। अब हम जो मोबाइल्स, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो भी इसमें ऐसा नहीं है कि खाली प्लास्टिक का डिब्बा या फिर गिलास लग के हमें ये मिल चुका है। इसके अंदर बहुत तरह की मेटल्स, और वो भी कितने तरह की, कम से कम 1 दर्जन यानी कि 12 तरह की, लगभग 12 तरह की जो खनिज होती हैं उनका उपयोग किया गया है एक मोबाइल को बनाने के लिए। ठीक है। तो देखो यही क्वेश्चन आ जाएगा बन के कि एक मोबाइल के लिए लगभग कितनी तरह की खनिजों का उपयोग हो रहा है। तो वहाँ पे 10 आ सकती हैं, 20 आ सकती हैं, 1 दर्जन आ सकती हैं, ठीक है, 2 दर्जन आ सकती हैं। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल 1 नंबर आपको फटाफट मिलने वाला है। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब बस अरे कुछ भी नहीं है, ज़रा सा चैप्टर है, ये क्या प्रकृति वकृति है और चलो छोड़ते चलो, इसमें से क्या पूछेगा। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, सीटेट है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, बट लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से ही रह जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि, बट मेरे जानने में भी ना बहुतों का एग्ज़ाम कई-कई सालों में पास हुआ है सीटेट का, ठीक है। पर मैं अपने आप पे इस चीज़ का घमंड नहीं करती हूँ, बट मैंने मेहनत की, तरीके से मेहनत करी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आप ये देखिए, ड्यूरिंग दी माई बीएड मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था? क्योंकि मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं थी। मुझे पता चल गया कि हाँ, एनसीईआरटी भई फ़ॉलो हो रही है तो करना है बस, और कुछ नहीं है। तो बस वही चीज़ आपको भी करनी है, ठीक है। तो ध्यान लगा के पूरे मन से एक-एक चैप्टर को ठीक से रीड करना है। और करना क्या है, बस भैया वीडियो खोल के बैठ जाओ और पढ़ो अच्छे से, और ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपको अपने आप मिलती चली जाएँगी। और जब आँखों के सामने आप एक बार देख लेते हो ना कोई चीज़, तो भई दूसरी जगह आप उसी चीज़ को देखोगे ना, तो बहुत जल्दी से आप उसका टिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके पुनर्निर्माण में भी हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी जैसे ही इनका भी हिसाब है भाई, चट्टान बनेगी एकदम से तो ढेर नहीं लग जाता है इतनी बड़ी चट्टान का या पहाड़ का। उसे भी भाई बहुत लाखों हज़ारों वर्ष लगते हैं एक चट्टान को बनने में। परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं, उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन उपयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवों के अंश से बने हुए हैं, उनके अंश से जो बने हुए हैं ना, मतलब धरती के नीचे कई सालों, लाखों साल पहले दब गए थे। फिर बहुत सारी क्रियाएं होने के बाद में जो हमें पेट्रोलियम या फिर सब चीज़ें मिलती हैं, वही क्या है, हमारा जीवाश्म ईंधन है। ईंधन का उपयोग विभिन्न कारणों से होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल, इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वाहनों
वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि लाखों वर्ष का ये प्रोसेस होता है, कोई थोड़ी कुछ सालों का प्रोसेस नहीं होता। लाखों का मतलब है कि डायनासोर से भी मतलब पहले का समय मान लो, या लगभग उन्हीं के टाइम का समय मान लो कि वो दब गए थे, मर गए थे और बहुत सारी क्रियाएं हुई, तब जाके हमें पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन क्या है ये सब हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस से है एक तरह की कोयला, पेट्रोलियम को, इन तीनों चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, हम जीवाश्म ईंधन कह देते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाश्म ईंधन निम्न में से क्या है? प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी, तो ये सभी है। ठीक है, देखो कई बार मैं वही बार बार बोल रही हूँ, चीज़ें हमें सब पता होती हैं, हमें पता है सब ये कुछ है, पर माइंड में उस तरीके से नहीं आ पाता। बट क्वेश्चन को देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बस गया, नंबर गया। तो उसी चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ कि बस एक बार आप उसको रीड कर लोगे ना तो एकदम से माइंड में आ जाएगा, आप उसको देख लोगे तो क्वेश्चन देखते ही आप उसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है। तो आपको पता ही है कि जो आजकल वाहनों में सीएनजी वगैरह भरी जाने लगी है पेट्रोल डीजल की जगह, और मैं इसे अच्छा ऑप्शन मानती हूँ क्योंकि उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी वायु है, प्रदूषित नहीं होती है ना। और क्या है कि मतलब उसे, और देखो एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं हो रहा, ऊपर से खर्चा भी कम आ रहा है ना। तो ये बढ़िया चीज़ है, तो भाई ऐसी चीज़ का तो यूज़ करते ही रहना चाहिए, है ना। तो ये है। उसके बाद है कि जो कोयला है, कोयले का उपयोग क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, और भारत में भी कई प्लांट्स हैं जहाँ से कोयले से क्या है कि विद्युत उत्पादन की जाती है। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी धीरे धीरे इनका स्थान ले रही है। आपको पता ही है कि आजकल जो घरों में एलपीजी का ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है। पहले अब लकड़ी या कोयले, गोबर का ही उपयोग होता था, बट अब ऐसा नहीं है। काफ़ी मोस्ट ऑफ दी इंडिया की जगह में एलपीजी का यूज़ अब हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, इस तरीके से देखा है, मतलब देखी होगी आपने। जीवाश्म ईंधन ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन के लिए जलाए जाने पर धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर वायु प्रदूषण हुआ है। तो देखो, जो जीवाश्म ईंधन है, पहली चीज़ तो क्या है, वो बहुत कम जल्दी नहीं बनती है। अगर हम उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक समय पे क्या है, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने से क्या होगा कि हमें बहुत दिक्कतें आएंगी काम को करने में। तो हमें ऊर्जा के क्या है, नए वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाँ हमारी जल ऊर्जा है, बहुत सारी है और हमारी, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन्हें जलाने से धुआं भी निकलता है, CO2 निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक लिमिटेड, आप जब तक कोई चीज़ लिमिटेड हो रही है, ठीक है, काम चल रहा है, ना एनवायरनमेंट को दिक्कत है, ना वो ख़त्म हो रही है, अच्छी बात है। पर जब ये चीज़ें ओवर हो जाए या लिमिट क्रॉस हो जाए, और लिमिट क्रॉस कभी नहीं, एक होता है लिमिट क्रॉस होना, वो चीज़ें शायद अब हो रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे अब चीज़ें मतलब गवर्नमेंट भी मैनेज करना चाह रही है, और काफ़ी कंपनियाज़ भी हैं जो इस तरफ आगे कदम बढ़ा रही हैं कि सीएनजी वगैरह जैसी चीज़ें आ गई हैं और कार उन पर चल रही हैं। तो धीरे धीरे करके क्या है कि अब चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई हैं, और होनी भी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट आने वाली पीढ़ियों को मिले, एक अच्छी वायु सबको लेने के लिए मिले। तो उन सब के लिए ये सारे ऑप्शंस को चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन है। सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, नदियों से जल तथा पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्रकृति देखो हमें कितनी सारी चीज़ें दे रही है। अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी ना तो निकल लो भाई, तुम्हारा कुछ ना होने वाला, सब निकल लेंगे धीरे धीरे। उल्टी फुल्टी बीमारियां होंगी, कोरोना आएगा, कुछ होएगा, दमे की बीमारियां होंगी, सांस की बीमारियां होंगी, और क्या है सब ऐसे ही निकल लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का यूँ नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं तो बस लग जाओ। ठीक है, पेड़ पौधे अगर 10 हैं तो भाई 10 पेड़ों के हिसाब से तो लोग होने चाहिए। अब 10 को पेड़ों को यूज़ करने के लिए 100 लोग आ गए तो भाई बेचारे पेड़ क्या कर लेंगे उसमें, है ना। तो और पेड़ लगाओ, 100 आए लोग हैं ठीक है कोई बात नहीं, पर पेड़ तो लगाओ और तो एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाओ। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कि भाई आपको पता ही है, आपका घर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी फ्रिज हो गई, एसी हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गिनवा भी नहीं सकती, आपको पता ही है। आजकल तो खैर हम इन चीज़ों पे बिल्कुल डिपेंड हो चुके ही हैं। मानव निर्मित जो भी संसाधन हैं तो वही चीज़ें हैं। प्राकृतिक चीज़ें तो हमारे पास यही है कि प्रकाश है, नदी है, जल है, पौधे हैं, पर फिर भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मानव निर्मित वस्तुओं से। नेक्स्ट है जंतु और पक्षियों को मल से निकले बीज नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। आपको पता है जब कहीं किसी पक्षी ने कुछ फल खाया, कुछ भी उसने मतलब कोई एक्टिविटी की, किसी फल या बीज के पास जा कर के उसकी पोटी में वो आ गया, वहाँ जाकर उसने कर दी, उसकी बीट में वो चीज़ आ गई, तो वहीं पे क्या है एक नया पौधा उग जाता है। अतः संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल और वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो जो वायु, जल है, वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के क्या है उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन ये निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं, ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते हैं और इन्हें पुनः पूर्ति हो इनकी पुनः पूर्ति होती है। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज, चट्टान, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि भाई ये भी इनमें से देखो खनिज, मृदा, वृदा, चट्टानें ये भी प्रकृति द्वारा ही बनाई निर्मित है, पर ये चीज़ें क्या है एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इनका बहुत ही मतलब गलत तरीके से यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो चीज़ें हैं अनवीकरणीय हैं और ये नवीकरणीय, यानी कि जिसका हमें पता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ उनका करके हम नया उनको प्राप्त कर सकते हैं, बट कुछ को हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय में आएंगे। इसके बाद है हम जब वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत वाहन जो किसी प्रकार के धुआं का निष्कासन नहीं करते, अतः लोग इन वाहनों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आजकल ईवी कार्स आ गई हैं, है ना, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, उन पर ग्रीन प्लेट्स आपने लगी हुई देखी होंगी। कारों के ऊपर जो भी बसें होती हैं, कारें होती हैं, तो वो ईवी होती हैं और ये किसी भी तरह का मतलब प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, बिल्कुल 0% वो प्रदूषण ये फैलाती हैं, वायु प्रदूषण, क्योंकि इनसे कोई भी धुआं नहीं निकलता है। तो इसके लिए क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं और धीरे धीरे लोग अब इनको खरीदते भी जा रही हैं। पर क्योंकि देखो फिर वही वाली बात है कि अब खरीदेंगे लोग तो उन्हें सुविधा भी उस हिसाब से ही चाहिए। मान लो तुमने ईवी कार तो ले ली, बट वहाँ पर उसे चार्ज करने का स्टेशन ही ना हो, तो फिर भाई लोग पीछे हटेंगे उस चीज़ को खरीदने से। तो हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि और कंपनीज़ को भी कि वो हाँ ईवीज़ भी बनाएं और साथ उनके चार्ज होने के लिए स्टेशनों का भी जगह जगह क्या है निर्माण करें। ठीक है, जिससे कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों और पेट्रोल डीजल को छोड़कर उधर की तरफ ज़्यादा मतलब जो है लोगों की क्वांटिटी शिफ्ट हो जाए खरीदने की। ठीक है, नेक्स्ट है देखो M.K. गांधी जी बोलते हैं पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। सही बात है भाई, बेचारी पृथ्वी हर काम करती है सबके लिए, बट लेकिन फिर भी क्या है लोगों का जो लालच है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। सही बात है, इस बात में कोई वो नहीं है कि
जब इंसान को कुछ चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वो उसे प्यार के फिर कहता नहीं और ये मिल जाए, फिर वो मिल जाएगी नहीं और ये चीज़ मिल जाए। तो वो तो इंसान के व्यवहार में ही है। यहाँ तो खैर बात आ गई प्रकृति की, पृथ्वी की, है ना? तो वो बेचारी क्या ही कर पाएगी। तो लेकिन फिर भी जो भी है हमारी प्रकृति ने हमें दिया, उसे थैंक यू बोलना चाहिए। हमें उसको नतमस्तक होना चाहिए उसके सामने कि हमें इतनी सारी चीज़ें प्रकृति ने दी हुई हैं, है ना? और उसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए और नए वैकल्पिक स्रोत खोजने चाहिए। आगे नेक्स्ट यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों या नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमारी छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, चेक कर लेते हैं। ये नाम उल्टे फुल्टे करके दिए हुए हैं कि ये जल है, ये पवन है, ये वन है और ये चट्टान है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। मशीन प्रकृति में पाए जाने संसाधन है, नहीं कहाँ मिलता है भाई। प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है, हाँ ख़त्म हो गई तो भाई दोबारा आ ही नहीं सकती। वायु एक नवीकरणीय साधन है, बिल्कुल है, वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग होता है, पेट्रोल है। नवीकरणीय संसाधन है जल। ठीक है, इसके अलावा हमें हाँ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ही चार्ट दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन में अनवीकरणीय, नवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय में जीवाश्म है जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल है। नवीकरणीय में जल, हवा, सूर्य ऊर्जा है। ठीक है, और इसी के साथ भी क्या है हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आपको कुछ अगर मिस्टेक मेरी तरफ से हो गई हो तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिएगा। बट बाकी आप क्या है कि जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं वो बुक पर आप ध्यान दीजिएगा और उन्हें अपने नोट्स बनाइएगा। वीडियो को अगर मैं थोड़ा आपको स्लो लग रहा हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। अब समय बहुत बहुत कम रह चुका है आपके एग्ज़ाम्स के लिए और मुझे भी पता है कि मैं थोड़ा सा बहुत लेट वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। अब से पहले ये बहुत पहले वीडियोस अपलोड हो जानी चाहिए थी, अभी आपका ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। आने वाली सीटेट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि नेक्स्ट जब जुलाई में कोई किसी का एग्ज़ाम होगा, आप आई होप कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम हो सबका क्लियर हो जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। पर फिर भी जब नेक्स्ट टाइम अगर जिन भी और नए बच्चों का एग्ज़ाम होगा जुलाई में भी, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, है ना। और आई थिंक इसके अलावा सिर्फ लास्ट 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं क्लास 6 के, फिर मैं उन्हें भी जल्दी अपलोड कर ही दूँगी कल परसों तक और क्लास 6 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लगे रहिए अपनी तैयारी में, अच्छे से तैयारी करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।